नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी टीएमसी में हुई दो फाड़ की। डर के मारे बीजेपी पार्टी के सामने नतमस्तक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कर्नाटक में नए दौर की शुरुआत की। देखेंगे क्यों मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, एनसीपी में कैसे हुई टूट, जानेंगे कैसे खानसर का मामला बना बिहार सरकार के गले की फांस। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी हो गया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के सीएम विजय ने कांग्रेस को दी राज्यसभा की सीट। 18 जून को होना है राज्यसभा का चुनाव, पार्टी के आधिकारिक पत्र में दी गई जानकारी। 6 महीने में जेडीयू ने पार किया 1 करोड़ सदस्यता का आंकड़ा, संगठन विस्तार को बताया बड़ी उपलब्धि। बीजेपी खेमे में तेज हो सकती है हलचल। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में बुलडोजर का एक्शन, आरआरटीएस और एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना के लिए प्रशासन ने खाली कराई जमीन। 10,000 से ज्यादा मकानों पर चला प्रशासन का हंटर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची ईडी की टीम। इससे पहले फर्जी सिग्नेचर मामले में सीआईडी की टीम भी दे चुकी है दबिश। बंगाल की राजनीति में मची खलबली। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 303 अंकों की गिरावट के साथ 74,346 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 77 अंकों की गिरावट के साथ 23,406 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा तूफान आ गया है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट हो गई है। 58 बागी विधायकों ने नई पार्टी का गठन करने की भी तैयारी कर ली। यानी बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी बदल गई है। इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया है, जिसके बाद ममता बनर्जी भी एक्शन में आ गई है, जिससे राज्य में राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी टीएमसी में दो फाड़ हो गया है। टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने ऐलान कर दिया है कि असली टीएमसी वे ही हैं। इन 58 विधायकों ने मुख्य विपक्षी दल का दर्जा और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव खुद करने का फैसला कर लिया, जिसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जी हां, पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र के जैसी ही दिख रही है। शिवसेना और एनसीपी की तरह टीएमसी में भी बड़ी टूट हो गई है। बागी विधायकों ने राज्य के विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस से मुलाकात की। उन्हें एक खत भी सौंपा, जिसमें लिखा है कि टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी ही हमारे विधायक दल के नेता हैं, जबकि जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उपनेता बताया गया है। वहीं अखरुज्जमा को चीफ व्हिप बनाया गया है। इस खत में ऋतुव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता करार देने की मांग विधानसभा स्पीकर से की गई। आश्चर्यजनक है कि स्पीकर ने बागी विधायकों की मांग तुरंत स्वीकार कर ली। उन्होंने बागी टीएमसी को विपक्ष की पार्टी के तौर पर भी मान्यता दे दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बागी गुट ने ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है, जबकि अभिषेक बनर्जी का नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर ये विधायक ममता बनर्जी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूर्व सीएम और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने भी तुरंत एक्शन लिया और पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया, जिसकी जानकारी देते हुए टीएमसी ने एक्स पर लिखा है, गहन विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियां, साथ ही इसके सभी फ्रंटल संगठन तत्काल प्रभाव से भंग माने जाएंगे। पार्टी हर स्तर पर आत्मनिरीक्षण, प्रदर्शन की समीक्षा और संगठनात्मक मूल्यांकन का एक व्यापक अभियान शुरू करेगी। इस प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर मुख्य संगठन और सभी फ्रंटल संगठनों की संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। यानी टीएमसी अब संगठन के ढांचे को पूरी तरह से फिर से खड़ा करने में जुट गई है, ताकि मौजूदा चुनौतियों से निपटा जा सके। इन सब के बीच बीजेपी सवालों से घिर गई है। उस पर विपक्ष को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। टीएमसी ही नहीं बल्कि कांग्रेस का भी कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, डर के मारे बीजेपी पार्टी के सामने नतमस्तक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो बीजेपी पार्टी के साथ ईडी और सीबीआई थी, अभी तो सीआईडी भी आ गए, बंगाल के पुलिस भी आ गए। ये डर के मारे बचना चाहते हैं। बहरहाल अब पश्चिम बंगाल की सियासत में उठा ये तूफान कहां जाकर थमता है। क्या टीएमसी का बागी गुट ममता की टीएमसी की जड़ें उखाड़ने में कामयाब हो पाएगा, या ममता बनर्जी के आगे वो सरेंडर हो जाएगा, ये देखना होगा।
बंगाल में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलता नजर आ रहा है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिसे ममता बनर्जी पर डबल अटैक के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कर्नाटक की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। डीके शिवकुमार नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। बेंगलुरु के लोक भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 13 अन्य लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता वहां मौजूद रहे। तो क्या कुछ खास रहा इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में अब एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। डीके शिवकुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है। बेंगलुरु के लोक भवन में मौजूद ग्लास हाउस में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सिद्धरामैया समेत पार्टी के कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की सीएम भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने डीके शिवकुमार को सीएम पद की शपथ दिलाई। खास बात यह है कि डीके शिवकुमार ने संविधान की प्रति के साथ शपथ ली, यानी वो राहुल के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहुल लोकसभा चुनाव के वक्त से संविधान का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। डीके शिवकुमार के बाद जी परमेश्वर ने नए डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शिवकुमार के अलावा 13 विधायकों ने भी शपथ ली, जिनमें डॉक्टर जी परमेश्वर, यतींद्र सिद्धरामैया, KH मुनियप्पा, KJ जॉर्ज, MB पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जारकिहोली, कृष्ण बैरेगौड़ा, प्रियांक खड़गे, UT खादर, ईश्वर खंड्रे, बैरती सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल का नाम शामिल है। अब शिवकुमार राज्य की कमान संभालेंगे। डीके शिवकुमार को सीएम बनाने के पीछे कांग्रेस की बड़ी रणनीति है, क्योंकि डीके शिवकुमार वोकालिंगा समुदाय से आते हैं और कर्नाटक की राजनीति में इस समुदाय की निर्णायक भूमिका रहती है। डीके शिवकुमार के जरिए कांग्रेस इस समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है, और वाकई में कांग्रेस ऐसा करती है तो इससे बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में कांग्रेस का पूरा फोकस अब कर्नाटक में 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। कांग्रेस चाहती है कि राज्य की सत्ता में दोबारा वापसी की जाए, इसलिए कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का डीके शिवकुमार को सीएम बनाना कितना फायदेमंद साबित होता है और डीके शिवकुमार का कार्यकाल कैसा रहता है। कर्नाटक में कांग्रेस अपनी मजबूती पर जोर दे रही है, लेकिन कांग्रेस की बढ़ती मजबूती बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है। और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने नेशनल आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में आयोजित नेशनल आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया और आदिवासी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कार्यक्रम में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले कांग्रेस सांसद ने आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आदिवासियों की पारंपरिक पोशाक पहनाकर राहुल का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। राहुल ने साफ कहा कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर हमला किया जा रहा है और पूंजीपतियों की तिजोरियां भरी जा रही हैं। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। राहुल ने आगे कहा, आदिवासी भारत के पहले मालिक हैं जिनमें भारत की ऐतिहासिक चेतना और ज्ञान समाया हुआ है। यही सच्चाई है। बीजेपी और आरएसएस की आदिवासी विरोधी मानसिकता आपको बनवासी का नाम देकर आपके जंगल, जल, जमीन के अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और मैं आपके अधिकारों का सम्मान करते हैं और उसकी रक्षा के लिए हर कदम उठाने को, हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने आदिवासियों का मुद्दा उठाया था। इससे पहले भी वो इन मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी कर चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि सरकार के ग्रेट निकोबार जैसे प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे आदिवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अपनी इस समस्या को लेकर हाल ही में निकोबार आइलैंड के आदिवासी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। वहीं अब राहुल गांधी ने इस मामले में एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ किया है कि आदिवासियों का हक छीना जाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अब विपक्ष के हमलों से सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। राहुल के हमले ने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, तो इस वक्त एनसीपी भी मुश्किल में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 18 जून को एमएलसी चुनाव होने हैं और उससे पहले राज्य में तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच एनसीपी अजित गुट में बड़ी फूट की खबर सामने आई है। पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि वफादार नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। पार्टी के एक कद्दावर नेता ने तो नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा तक दे दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस साल 28 जनवरी को अजित पवार के निधन के बाद से ही पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है और अब एक बार फिर पार्टी के मतभेद खुलकर जनता के सामने आ गए हैं। दरअसल 18 जून को राज्य में एमएलसी के चुनाव होने हैं। एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव के लिए पार्टी ने विक्रम काकड़े को नॉमिनेट किया है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है।
कई एनसीपी नेताओं ने खुलकर इस फैसले की आलोचना की है, तो वहीं पार्वती असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वर्किंग प्रेसिडेंट रामदास ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, मैंने कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वफादारी के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं बची है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि विक्रम काकड़े के पिता संजय काकड़े वही शख्स हैं जिन्होंने एनसीपी में बगावत की थी। ऐसे में उन्हीं के बेटे को टिकट देना पूरी तरह गलत है, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रामदास के अलावा सुनील टिंगरे ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, हर सीनियर नेता उस समय हैरान रह गया जब विक्रम काकड़े के नाम का ऐलान किया गया। अगर पार्टी हम लोगों में से किसी को भी चुनती तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन विक्रम काकड़े के नाम का आगे आना हम सभी के लिए एक बड़ा झटका था। हम सभी नेताओं ने काफी मेहनत की है और अजित दादा के नेतृत्व में पार्टी को ताकतवर बनाया है। हम हमेशा पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। जब अजित दादा ने भाजपा के साथ जुड़ने का फैसला किया था तब भी हमने उनका समर्थन किया था। हमें कभी ऐसा नहीं लगा था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा। इतना ही नहीं, पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्व मेयर योगेश बहल ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं खुद 35 साल तक पार्टी का कॉर्पोरेटर रहा हूं और अजित दादा के प्रति हमेशा वफादार रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट किया है जिसने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है। पिंपरी चिंचवाड़ के सभी नेता इस समय इस फैसले से बेहद नाराज हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी को देखते हुए माना जा रहा है कि एनसीपी में बड़ी फूट होने वाली है। एनसीपी में टूट को लेकर चर्चा जोरों पर है तो बिहार की सियासत में भी खलबली मची हुई है। पटना में खान सर की कोचिंग पर हुए हमले के मामले ने हलचल तेज कर दी है। 2 जून की रात कोचिंग सेंटर में भारी बवाल हुआ, उपद्रवियों ने धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की और गोलियां चलने की बात भी सामने आई है। अब इसे लेकर सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी में है। वहीं और भी कई अहम कदम उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में चर्चित खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल ने अब सियासी रंग ले लिया है। 2 जून की रात कदम कुआं इलाके में मुसल्लाहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज पर 15 से 20 उपद्रवियों ने धावा बोल दिया। पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ मची और गार्ड को बुरी तरह पीटा गया। लेकिन इस खौफनाक घटना के बाद जो राजनीतिक उबाल आया है उसने पूरे सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खान सर का साफ कहना है कि वो गरीबों को बेहद कम फीस में पढ़ाते हैं और उनके शानदार रिजल्ट से कुछ विरोधी कोचिंग संचालक बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कई राउंड फायरिंग और 2 दिन पहले मिली बम से उड़ाने की धमकी का भी जिक्र किया। इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर। लेकिन पेच यहीं फंस गया है। पटना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए फायरिंग की बात से साफ इनकार कर दिया। पुलिस के स्टैंड के बाद अंदर खाने ये चर्चा तेज है कि खान सर पर एफआईआर से गोली चलने की बात हटाने का भारी दबाव बनाया जा रहा है। इस घटना ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार दे दिया। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने नीतीश और सम्राट चौधरी की सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब राजधानी में खान सर जैसी मशहूर हस्ती ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा तो बस भगवान ही भरोसे है। उनके मुताबिक बिहार पुलिस सिर्फ घटना के बाद सीसीटीवी खंगालने तक ही सीमित होकर रह गई है। विपक्ष के हमलों और बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने अब कुछ अहम फैसले लिए हैं कि सरकार बहुत जल्द कोचिंग संस्थानों के लिए एक नई और सख्त नीति लागू करेगी जिससे छात्रों को हथियाने की होड़ पर कानूनी नकेल कसी जा सके। रडार पर वो शिक्षक भी हैं जो सरकारी स्कूलों से गायब रहकर निजी कोचिंग में धड़ल्ले से पढ़ा रहे हैं। ऐसे टीचर्स को सीधा बर्खास्त किया जाएगा। अब वजह चाहे आपसी प्रतिस्पर्धा की हो या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश हो, खान सर के बहाने बिहार में कोचिंग सिंडिकेट और कानून व्यवस्था दोनों पर ही एक बड़ी बहस छिड़ गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस के हत्थे असली गुनहगार कब चढ़ते हैं और क्या फायरिंग का सच कभी बाहर आ पाएगा। खान सर की कोचिंग सेंटर पर हुए हमले का मामला गर्माता जा रहा है। इस बीच दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। मालवीय नगर के एक होटल में भीषण आग लग गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वहीं इस मामले में पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। कई लोगों पर कड़े एक्शन लिए गए हैं। तो कैसे लगी ये आग, इसके पीछे किसकी थी साजिश और क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मालवीय नगर में एक भयावह घटना घट गई है। मालवीय नगर में 3 जून की सुबह फ्लरिश स्टे नाम के एक होटल में आग लग गई। आग लगने की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। होटल में मौजूद लोगों ने खुद की जान बचाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग तक लगा दी। फिर भी इस घटना में 21 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर विदेशी नागरिक शामिल हैं। वहीं कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं और उनमें भी कई लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। वो वेंटिलेटर पर है। घटनास्थल पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 37 लोगों को बचाया।
इस घटना पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल सहित तमाम लोगों ने दुख जाहिर किया है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार इमारत के मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मालवीय नगर बिल्डिंग में आग लगने के मामले में दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन जान लेने का मामला दर्ज किया है। साथ ही होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। यही नहीं, होटल मालिक को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार जांच के तहत आरोपी की तलाश में राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। दिल्ली में हुई इस भयावह घटना पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर करते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि सभी शोकाकुल परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वो राहत और बचाव कार्य में हर संभव योगदान दें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस घटना में आगे की जांच को लेकर उपराज्यपाल ने हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, लेकिन सवाल बरकरार है कि इस भीषण आग के पीछे क्या आपराधिक लापरवाही हुई है या फिर ये दुर्घटना है। दिल्ली की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, तो पश्चिम एशिया में भी हालात भयावह हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा हमले शुरू हो गए हैं, जिसके बाद क्षेत्र में लागू सीजफायर के टूटने का खतरा और बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी देशों में मौजूद उसके मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने पलटवार किया। मौजूदा हालात में क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंग की शुरुआत है? तो क्या है पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग के हालात बन गए हैं। क्षेत्र में लागू युद्ध विराम कब तक जारी रह पाएगा, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान में हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका की आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई से ईरान का गुस्सा भड़क गया है। उसने भी जवाबी हमले में 2 खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि केशम द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में हमारी एयरफोर्स ने अमेरिका की 5th फ्लीट के मुख्यालय और एक देश में अमेरिकी बेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। हमला करके भाग जाने का जमाना अब खत्म हो गया। दमनकारी ताकतों को अपनी नासमझी और लापरवाही भरे दुस्साहस के गंभीर परिणामों को स्वीकार करना ही होगा। IRGC ने इसे अमेरिकी सेना के लिए सबक बताया। वहीं कुवैत ने बताया कि उसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक टर्मिनल पर हुए ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों में एक व्यक्ति की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। साथ ही काफी भौतिक नुकसान भी हुआ। पिछले 72 घंटों में कुवैत पर यह दूसरी बार हमला हुआ है, जबकि बहरीन में पहला हमला है। यानी बहरीन और कुवैत दोनों ही देशों में ईरानी हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि अमेरिकी सेना के मध्य कमान यानी सेंटकॉम ने ईरानी दावों को खारिज करते हुए कहा था कि उनका हर हमला नाकाम कर दिया गया है। साथ ही जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान के केशम द्वीप में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर हवाई हमले का दावा भी किया गया। अब अमेरिका के ये हमले ईरान को कितना नुकसान पहुंचा पाए वो तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन कुवैत और बहरीन में ईरानी हमलों का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच ईरान के पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रिजाई ने एक्स पर एक पोस्ट में चेतावनी देते हुए कहा, हर गोलीबारी और आक्रामकता का जवाब मिसाइलों और ड्रोन की बौछार से दिया जाएगा। इतिहास पलटता नहीं है, हमलावर को तुरंत सजा दी जाएगी। मौजूदा हालात में सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर बनी हुई है कि अगर हमलों का ये सिलसिला अब नहीं रुका तो क्षेत्र में जंग छिड़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहरहाल अब अमेरिका और ईरान के बीच आगे क्या सहमति बनती है या फिर दोनों देशों में जंग फिर छिड़ेगी, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। केंद्र सरकार जनता से ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्शन की हितैषी होती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसीलिए तो जनता से कॉरपोरेट का जो व्यवहार है वो साफ दिखाई पड़ता है। कॉरपोरेट से सरकार पैसा लेती है और ये कह देती है कि अब आपको जो मर्जी आए, जैसी भी चीज़ें लोगों को देना है, सप्लाई करना है, अच्छी बुरी, वो करता रहे और उसके बारे में जो भी कोई
शिकायतें हैं उनकी कितनी सुनवाई होती है, ये तो सब हम लोग जानते ही हैं। अब कच्चे तेल की जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, उसमें जनता हताहत हो रही है, लेकिन सिविल एविएशन को जनता से ज़्यादा उसकी हमदर्द होते हुए सरकार ने अपने आप को दिखा दिया है और कहा है कि उनको लोन दिया जाएगा, एविएशन सेक्टर को लोन दिया जाएगा, ऐसे में उसको काफ़ी राहत दी जाएगी। ये वही है जो कंपनियां हवाई जहाज़ उड़ाने का काम करती हैं, उनके हवाई जहाज़ में तो जो पेट्रोल पड़ेगा उसमें तो राहत मिल जाएगी, लेकिन आपकी पेट्रोल की टंकी का क्या होगा ये तो पता नहीं है। फिलहाल आपको मेलोडी खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।